आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड डे टू यू एज वेल। और रात में देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, गुड इवनिंग टू गाइस। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लाया हूँ, लेक्चर 3 वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे इसके अंदर। अभी तक हमने क्या क्या देखा था लेक्चर 1 और 2 में। 1 में हमने पूरा ओवरव्यू देखा, पाइथन क्या बना है, कैसे आया, कौन बनाया, कब बनाया, और इसके अंदर हमने फीचर्स देखने की कोशिश की। पाइथन स्क्रिप्ट्स पे हम जब आए लेक्चर 2 के अंदर, हमने देखना चाहा कि भाई कि लिखी कैसे जाती है स्क्रिप्ट, होती कैसी है, कैसे फ़र्क है। मैंने आपको अलग से लिख के ही बताया, सी लैंग्वेज का लिख के ही बताया था, और कंपैरिजन बताया कि कितना आसान है सिंगल स्टेटमेंट को लिखना। तो अब मैं इस लेक्चर 3 पे मैं आपके वेरिएबल्स की बात करूंगा। तो मैं आगे शुरुआत करता हूं। सो वेरिएबल असाइनमेंट की बात करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ अ वेरिएबल। ओके, मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया था, वापस चलते हैं। थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ नेम, राइट, नाम के जरिए सोचे, अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो भाई देखो, मैंने क्या बताया था कि एक नाम है जो किसी ऑब्जेक्ट को दिया गया, जैसे इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, आप इसको नाम कह रहे हो ना, इसको मैं मार्कर कहूंगा या पेन कहूंगा, राइट। अब जैसे एक और आइटम मेरे पास है, ये मेरी पेन ड्राइव है, इसको मैं पेन ड्राइव क्यों कह रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कोई नाम दे रखा है। तो सिमिलरली पाइथन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं नाम दे रहा हूं, और उसको मैं क्या कहता हूं, वेरिएबल, राइट। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड, उनको डिक्लेयर करने की कोई जहमत नहीं उठानी पड़ती। आप याद करिए, सी लैंग्वेज में आपको पहले कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, कि फ्लोट है, कि कैरेक्टर है, बूलियन है ना। और कई वेरिएबल्स आप देते हैं इसमें, उनको आप डिफाइन करने में ज़रूरत नहीं पड़ती एडवांस में कि पहले बता दो, क्योंकि सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है आपका, टर्बो सी नाम का कंपाइलर है, बोल्डलैंड कंपनी का टर्बो सी कंपाइलर है। अब तो आज के डेट में जीसीसी आ गया, जीसीसी एंड G++, ठीक है। ये लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं आपके। जीनोम कंपाइलर कलेक्शन जीसीसी, ये लिनक्स के जब लेकर आया तो तभी आ गया था। इट्स ओपन सोर्स ऑल्सो। तो एज इन द केस विद मैनी अदर लैंग्वेजेस, जो कि बाकी में ज़रूरी हो जाता है, जावा में, C++, और इन पथरी लैंग्वेज और हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं आपको जितना है उतना अच्छे से बता पाऊँगा। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ जाती है बताने की, राइट। टू क्रिएट अ वेरिएबल, अब वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं, राइट। क्या करेंगे, यू जस्ट असाइन इट अ वैल्यू एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। आप वैल्यू असाइन करिए और यूज़ करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था, x = 36, यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले रहा हूँ n = 300, राइट। बहुत ईजी है। असाइनमेंट इज डन विद अ सिंगल इक्वल साइन। इक्वल टू जो होता है, पढ़ा होगा अपने इक्वल्स, तो एक सिंगल इक्वल साइन के माध्यम से मैं n एक वेरिएबल ले रहा हूं और उसकी वैल्यू क्या है, 300। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। तो इसको आप वेरिएबल असाइनमेंट इज वेरी वेरी इजी है। तो यहाँ पे ना आपको पहले डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी कि ये क्या है, ये अपने आप समझ जाएगा कि n क्या है। यहाँ पे n क्या है, ये इंटीजर है भाई, राइट। तो इंटीजर अपना समझ जाएगा, जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इंट लूंगा कि क्या लूंगा। अपने आप वेरिएबल असाइन कि जैसे आपने जो वैल्यू असाइन की अपने आप वो ले लेगा, राइट। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और देखें, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। दिस इज रेड, ये पढ़ा जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है एज n इज असाइन टू द वैल्यू 300। जो n = 300 लिखा हुआ था उसको कैसे पढ़ा गया, n को 300 नाम की 300 वैल्यू दी गई, असाइन की गई, उसको दिया गया, राइट। वंस दिस इज डन, राइट, n कैन बी यूज्ड इन अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। किसी स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं या एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, उसको कहीं भी यूज करिए। क्या कहा था पिछले स्लाइड के अंदर कि आपको बस वेरिएबल, आपको बिना डिक्लेयर करे आपको वेरिएबल और उसकी वैल्यू देनी है और स्टार्ट यूजिंग इट, है ना, उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब जैसे देखिए, मैं इसको प्रिंट n कर रहा हूँ, तो मैं से पूछ लिया भाई n अपनी वैल्यू प्रिंट करके बताओ। पाइथन से पूछा, पाइथन गिव मी द वैल्यू ऑफ n, तो उसने मुझे वैल्यू दे दी कि सर आपने तो 300 वैल्यू दी थी मुझे, तो वही वैल्यू यहाँ पर सेव्ड है, ठीक है। अब जस्ट एज अ लिटरल वैल्यू कैन बी डिस्प्लेड directly from interpreter prompt in a
REPL सेशन, रिपल सेशन मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा कि REPL होता क्या है, राइट। इस सेशन जब तक वो आइडियली चल रहा है उसको कहते हैं रिपल सेशन कहते हैं, ठीक है। विदाउट द नीड फॉर प्रिंट, मैं बिना प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किए मैं डायरेक्ट वैल्यू पूछ लूँगा। मैं कहूँगा भाई जब तक मेरा सेशन चल रहा है तब तक मुझे बताओ ये n की वैल्यू क्या थी, तो n लिखूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, सीधा मुझे वैल्यू दे देगा। या तो मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, बात एक ही है। बहुत ही आसान है। n जो मैंने किया n का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एक बार वैल्यू असाइन हो गई तो ये हो गई। n इक्वल टू 200 करूँगा तो 200 दिखाएगा, 100 करूँगा 100 दिखाएगा, 175 दूंगा तो 175 दिखा देगा। जैसा कहोगे वैसा दिखा देगा। बहुत ही आसान है ये। और आगे देखते हैं। इसमें कहता है कि भाई अब आगे चल के और क्या क्या कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। इफ़ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ n एंड यूज इट अगेन। आप यू कैन चेंज द वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा कि 300 की जगह में 175 दे दूँ, कुछ और दे दूँ। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 1000 दे दिया, n इक्वल टू 1000 कर दिया। अब जहाँ पर 300 स्टोर था, पहले मैं आपको आगे और दिखाऊंगा कि मेमोरी में स्टोर कैसे होती है, राइट। पहले वैल्यू स्टोर हुई है, उसको n असाइन हुआ है, राइट। अब 1000 पहले स्टोर होगा। अब n 300 को ना पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, 1000 को करेगा। आगे मैं और अच्छे से दिखाऊंगा आपको। तो अब प्रिंट कर दिया या n से ऐसे सिंपल दिखा दिया। और देखिए पाइथन शेल ऑल्सो अलाउज चेन्ड असाइनमेंट। एक साथ आप असाइनमेंट कर सकते हो भाई, सिंपल। a इक्वल्स टू b इक्वल टू c इक्वल टू 300। मैंने 3 वैल्यूज दी, a b और c, और तीनों को 300 देना है मुझे। या तो मैं क्या कहता, a इक्वल टू 300, b इक्वल टू 300, c इक्वल टू 300। मैं कहा नहीं करना, 3 स्टेटमेंट एक साथ, 3 स्टेटमेंट अलग अलग नहीं लिखनी। मैं एक ही स्टेटमेंट में देना चाहता हूँ और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आउटपुट पूछ लूँगा, राइट। विच मेक्स इट वेरी वेरी पॉसिबल, और बहुत ही आसान हो जाता है टू असाइन द सेम वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। पॉसिबल भी, इजी भी, पॉसिबल एंड इजी एज वेल, राइट। तो अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है। यहाँ पर मैंने अलग से एक अंग्रेजी लिखी हुई है। क्या लिखा है, द चेन्ड असाइनमेंट अबव असाइन 302 वेरिएबल्स a b and c साइमल्टेनियसली। वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ मैं यहाँ पर दर्शा के बता दी है। तो अगर आप मेरी आवाज़ से अच्छे से समझ रहे हैं तो उससे समझ लें, नहीं समझ आ पा रहा है तो यहाँ पे समझ लें। मैंने मल्टीपल रेफरेंसेस दे रखे हैं एक एक बात को कहने के, अपनी बात को रखने के बहुत सारे तरीके कह रखे, तो आपको बहुत ही आसान रहेगा काम करने में। सो आई थिंक ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएबल टाइप्स। बहुत अच्छी बात इसमें बहुत बढ़िया बताई गई है कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है हमारी, राइट, कई लैंग्वेजेस जो होती हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं। स्टैटिकली टाइप्ड, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पिछले स्लाइड के अंदर, पिछले लेक्चर में यूज़ किया था, डायनेमिकली टाइप्ड या डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक वेरिएबल्स में मैंने कहा था। सो व्हाट इज स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड, ये और देखते हैं। हमने अभी डिस्कस भी किया है, राइट, कि x इक्वल टू 36, n इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 300। जो वैल्यू दे रहा हूँ वैसे ही टाइप डिफाइन हो जाएगा उसका। तो स्टैटिकली टाइप का मतलब क्या हो गया, मुझे पहले बताना पड़ रहा है कि मैं उसमें कौन सी वैल्यू डालने वाला हूँ, कि वो इंटीजर होगी, कैरेक्टर होगी, स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, क्या होगा, मुझे पहले बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन में इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो दैट मीन्स अ वेरिएबल इज इनिशियली डिक्लेयर टू हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, और उसके बाद वो वैल्यू असाइन होती है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम मस्ट ऑलवेज हैव द दैट सेम डेटा टाइप। ये फंडा है आपके C प्लस जावा और बाकी लैंग्वेजेस में आती है। पाइथन को इससे कोई मतलब नहीं है। पाइथन कहता है भाई जो पाइथन में वेरिएबल्स जो है पाइथन में बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही मज़ा आता है उनको। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू दिस रिस्ट्रिक्शन, उनको इसकी पाबंदी है ही नहीं जो पाबंदी उनको बाकी लैंग्वेजेस में मिल रही थी। क्या कहता है पाइथन, कहता है भाई वेरिएबल भाई साहब यू कैन बी असाइंड अ वैल्यू of one type and then later on reassigned a value of a different type। आप एक वेरिएबल को इतनी छूट दे दी है, इतनी आज़ादी दे दी है कि वो एक बार एक वैल्यू लेगा, उसके बाद उसको दूसरी वैल्यू असाइन कर दोगे तो दूसरी भी ले सकता है। तो एक जगह वो सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। सो देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, वेर नाम का वेरिएबल दे रखा है मैंने,
इक्वल टू 23.5, है ना। और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, हाँ जी प्रिंट भी कर दिया इसने। अब इसके अगर आके आप टाइप कमांड चलाएं, टाइप वैर, तो क्या दिखाएगा, क्लास फ्लोट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, मैं देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, क्लास फ्लोट, कि ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, भाई ये फ्लोट क्लास का है। ओके, सिमिलरली वैर इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स में दे रखा है, हाय माय नेम इज आदित्य, तो ये मैं क्या दे रखा हूं, एक स्ट्रिंग दे दिया मैंने यहां पर, और मैंने प्रिंट कर दिया वैर को, तो ये स्ट्रिंग दे दिया इसने। तो एक बार वैर तो पहले था ये फ्लोट नंबर, दूसरी तरफ वो रीअसाइन हो गया स्ट्रिंग में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरिएबल तो बहुत कुछ है कि भाई मैं कभी भी कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, कभी भी कुछ भी बन सकता हूँ। यूज़र सिंगल वैल्यू से मेरा सारा काम हो जाएगा। यूज़र भी खुश है, यूज़र को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी पड़ती है क्या काम के लिए, तो उसका सिंगल कम से कम वैल्यू वेरिएबल्स में ही सारा काम हो जाएगा उसका। तो पाइथन का मेन उद्देश्य ये है कि आप कोडिंग तो कर रहे हैं, कोडिंग को टफ मत बनाइए, कोडिंग ईजी करिए। आपको नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी एक मापदंड नहीं है कि आप जितनी नंबर ऑफ लाइंस आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप बेहतर कोडर होंगे। नहीं, आप कम से कम लाइन में, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में आप बेहतर कमाल करके दिखा सकते हैं। दैट मीन्स यूर अ ब्रिलियंट कोडर। तो ये चीज़ पाइथन आपको शक्ति देता है इस बात की। सो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा वेरिएबल टाइप्स कैसे हो रहा है, स्टैटिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड, राइट। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डायनेमिकली टाइप्ड। तो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। बहुत सिंपल सी बात है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी गाइस, वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मुझे तो बहुत आ रहा है मज़ा आपको और बताने में। जितनी बार भी मैं पढ़ता हूँ ना उतनी बार मुझे और मज़ा आता है, इसको और जानने में मज़ा आता है। तो मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स एज ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि हर वेरिएबल पाइथन में एक ऑब्जेक्ट होता है। सो कैसे देखें इसको, जैसे कोई एक नाम है एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, राइट। असाइनमेंट यूज फॉर बाइंडिंग, अभी मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कैसे हो रहा है। जैसे कि मैं दे रहा हूं m इक्वल्स टू 57, मैंने यहां पर दिया। आपने एक बात नोट की, यहां पर मैंने सेमीकोलन दे रखा है। मैंने आपसे कहा था सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, तो मैंने ऑप्शनल यहां पर दे दिया, हालांकि कोई ज़रूरत मुझे नहीं थी, आपको भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सेमीकोलन ऑप्शनल है, ओके। तो ये मेरी रैम है, ये मेमोरी है मेरी, राइट। अब जैसे मैंने m इक्वल टू 57 दिया तो अब क्या होगा, वॉच द मैजिक। क्या हुआ, 57 आ गया और m उसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। 57 आ गया और m उसको पॉइंट कर रहा है, सिंपल सा। नेक्स्ट मैंने क्या दिया, c इक्वल्स टू AKTU, क्या दिया, c इक्वल्स टू AKTU, है ना। तो अब ये क्या करेगा, AKTU को पहले स्टोर करेगा और c उसको पॉइंट करेगा। लेट्स सी, c इक्वल्स टू AKTU, बहुत सिंपल है ना। देन f इक्वल्स टू 3.1416, ये 3.1416 कौन सा नंबर होता है, पाई तो नहीं, आई थिंक 22/7, है ना। तो ये मैंने f वैल्यू दे रहा हूं, तो पहले 3.1416 को पहले सेव किया और f उसको पॉइंट करेगा। अब मैं इसकी बाइंडिंग चेंज करना चाहता हूँ, ये डायनेमिकली बाइंड है, ये जुड़े हुए हैं कि भाई वेरिएबल जो वैल्यू है और वेरिएबल का नाम, ये दोनों जुड़े हुए हैं, बाइंड किए गए हैं। तो मैं बाइंडिंग चेंज भी कर सकता हूँ कि एक बार इससे बाइंड किया उसके बाद दूसरे से बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स कैन चेंज देयर बाइंडिंग्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स कैन चेंज देयर बाइंडिंग्स। अब वो कैसे करेगा, बाइंडिंग को चेंज करेगा, लेट्स सी, कुछ इस तरीके से करेगा। 2.7183 अब मैंने ऐसे दे दिया, तो अब क्या होगा, अभी तो अगर आप सोचें सी लैंग्वेज के तरह सोचें तो क्या था कि भाई जहाँ पर ये 3.1416 है वो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी और रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, पाइथन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अब पाइथन क्या करेगा, सिमिलरली इस वैल्यू को 2.7183 को पहले सेव करेगा। 2.7183 आपको वैल्यू याद आ रही है किसकी थी, आर यू गाइस रिमेंबरिंग इट। ये मेरे ख्याल से ई की वैल्यू तो नहीं है, जो आपका नेचुरल लॉग में ई आता है, ई पावर एक्स आता है एक्सपोनेंशियल, तो उस ई की वैल्यू होती है ये, है ना। तभी देखो ध्यान से मैंने दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखें, ये देखिए हुआ, जैसे ही ये हुआ तो एफ ने मेरी बाइंडिंग चेंज कर दी।
दोबारा दिखाऊं, देखिए पहले ये था, जैसे 2.783 आया एफ ने अपनी बाइंडिंग चेंज कर दी और उसको पॉइंट करना शुरू हो गया, और अब ये वैल्यू जो बची है, अब ये बिना किसी वेरिएबल के बची हुई है। ये कहता है भाई मैं ऐसी वैल्यू हूँ, मेरे को कोई वेरिएबल नहीं लेने आ रहा, राइट। तो अब ये हट जाएगा, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू। ये क्या हो गया, गार्बेज हो गया। अगर पूरे लंबे समय तक, अगर सेशन जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसको किसी ने नहीं लिया, तब तक ये गार्बेज बैठा रहेगा। उसके बाद ये जब प्रोग्राम एंड हो गया, सेशन एंड हो गया, जिसको हटा दिया जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। ये पाइथन गार्बेज कलेक्शन कुछ इस तरीके से करता है। अब वो बात समझ में जो मैंने लेक्चर 1 के अंदर गार्बेज कलेक्शन की बात कही थी, तो ये बात अब आपको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो मेरे जितने लेक्चर्स हैं ना गाइस, ये सब रिलेटेड है। आप एक साथ देखेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रेफरेंस लेंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, वेरी वेरी इजी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले वैल्यू जाती है, पहले वैल्यू सेव होगी, मेमोरी में जगह बनाएगी, उसके बाद जो वेरिएबल है, जैसे कि m है, ये c है और f है, ये पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले ये इसको कर रहा था, जब ये साइन हुआ तो इसको हटके यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से काम बनता है यहाँ पर। ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही आ गया आपका, ओके। तो इसमें पॉइंटर्स अलग से चीज़ नहीं है, पाइथन में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही ये यहीं पे इंटरनली इस्तेमाल करता है पाइथन इसको, पॉइंटर्स को। और देखते हैं ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी। यस, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 के अंदर हम जिस देख रहे थे, आईडी फंक्शन यूज़ कर रहे थे। अभी आईडी फंक्शन है क्या कह रहा है? पहले हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी का समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कहता है कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट किया जाता है गिवन नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज। एक हर ऑब्जेक्ट को एक नंबर दिया जाता है, बड़ा यूनिक नंबर। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आधार नंबर है आपका, वो यूनिक होता है। या आप और उसको अच्छे से समझ लें कि आपका पैन नंबर होता है, वो भी यूनिक होता है। वो एक्चुअल नंबर नहीं होता, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, राइट। लेकिन आधार कार्ड में आपका कम्प्लीटली न्यूमेरिक है, ठीक है। तो 12 डिजिट का आई थिंक है, 448, हाँ 12 का है, राइट। 12 नंबर्स का होता है। यहाँ पे अलग से इसको आइडेंटिटी दे दी जाती है। और ये क्यों किया जाता है? गारंटी होती है भाई कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं विल हैव द सेम आइडेंटिफायर। दो ऑब्जेक्ट्स के सेम आइडेंटिफायर नहीं होगा। नो टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम आइडेंटिफायर ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच देयर टाइम्स लाइफ टाइम्स ओवरलैप। कोई दो ऑब्जेक्ट की आईडी सेम नहीं होगी। एक ग्लिच है इसके अंदर, एक छोटा सा ग्लिच है। क्या ग्लिच है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं तो उनकी सेम आईडी होगी। आईडी कौन निर्धारित करेगा? वैल्यू निर्धारित करेगा। वैल्यू जिस जगह स्टोर्ड है वहाँ की आईडी, उसका वेरिएबल जो उसको पॉइंट कर रहा होगा, जो उसको ध्यान दे रहा होगा, उसकी आईडी होगी। अब आगे हम देखेंगे भी कि इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, काउंट ड्रॉप्स टू 0 एंड इज गार्बेज कलेक्टेड। रेफरेंस काउंट जैसे हो जाता है तो गार्बेज कलेक्शन हो जाता है, जो कि पिछले सेट में मैंने आपको बताया था। और हैज़ हैपेंड टू 300 ऑब्जेक्ट अबव। अभी दिखाऊंगा आपको। आइडेंटिफाइंग नंबर बिकम्स अवेलेबल एंड मे बी यूज्ड अगेन। वो 300 अगर किसी को नहीं लिया, जैसे n इक्वल टू 100 था, पहले 300 था, राइट। फिर n इक्वल टू हमने 1000 कर दिया। अब 300 तो बच गया ना भाई, तो 300 को हटा देगा क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। जब रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हट जाएगा पूरी तरह। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कौन सा काम आ रहा है? आईडी काम आ रहा है, राइट। तो ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट का इंटीजर आइडेंटिफायर नंबर हमें दर्शाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात लिखी है, देखो, रिमेंबर, याद रखने वाली बात है ज़बरदस्त, कि जो वैल्यूज़ जो हमारी स्टोर हो रही हैं, राइट, पहले वैल्यू स्टोर होती हैं, फिर वेरिएबल नेम्स आर साइन टू द एज ऑब्जेक्ट। जो मैंने बात अभी आपको पिछले साइड पे बताई, वही बात मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, राइट, जस्ट लाइक पॉइंटर्स, है ना, बहुत ही ईजी है। और देखते हैं, ये देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर दो वेरिएबल एक ही वैल्यू को सेव कर रहे हैं तो दोनों की आईडी सेम होंगी, कहा था। ये देखिए, n इक्वल्स टू 300। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा भाई m में ले रहा हूँ, m की जो n की वैल्यू वो n को असाइन कर दो। मतलब 300 पहले सेव हुआ, 300 को पहले n पॉइंट कर रहा है। अब m आया, m ने कहा कि भाई n कहता है, m को कहा, m वेरिएबल को कहा कि भाई जो n जिसको पॉइंट करे तुम उसको पॉइंट कर दो, तो ये भी उसको पॉइंट करेगा। तो दोनों के आईडीज आप देखिए एग्जैक्टली सेम,
450909262 450909262 राइट, क्योंकि ये सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, तो दिस इज आईडी फॉर यू। ठीक है, क्या लिखा है? confirmed by the fact that IDM and IDN return the same number because they both point to the same object, है ना? देखो कितनी मजेदार बात दे रखी है यहाँ पर। और once m is reassigned to 400, m को जैसे मैंने दूसरी वैल्यू दे दी तो उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। अब आईडी क्या हो गई? 450909650। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही बात? बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी है। तो जैसे 400 किया तो m और n के जब पॉइंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट कैसे सेव हो रहा है? वैल्यू के तौर पे सेव हो रहा है। वैल्यू जगह मिल रही है मेमोरी में एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को नाम असाइन किया जा रहा है m या n, तो इसलिए वो पॉइंट हो रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, तो जो भी वैल्यू ले रहा हूं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ये इंटीजर ऑब्जेक्ट है ऑफ क्लास इंट, और m और n उसको असाइन हो रहे हैं। और आगे देखते हैं वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आपको कैसे देने चाहिए? कि भाई वो लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, अपर केस लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, और अंडरस्कोर का कैरेक्टर भी इंक्लूड हो सकता है। पर एक चीज़ बात है, अंडरस्कोर के कैरेक्टर से शुरुआत नहीं कर सकते, राइट आप नंबर से भी शुरुआत नहीं कर सकते। आपको अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके बीच में आप अंडरस्कोर दे दीजिए या कोई नंबर दे दीजिए, वो आप कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ डिजिट। डिजिट बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अंडरस्कोर हो सकता है। यस, आई करेक्ट माई सेल्फ, अंडरस्कोर हो सकता है, क्योंकि कई वेरिएबल्स पाइथन में ऐसे हैं, कई फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो रखी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम आगे लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे इसको। मेन फंक्शन पाइथन में भी है। यस, तो मेन फंक्शन आपका कुछ ऐसे लिखा जाता है, दिस इज द मेन फंक्शन रिटर्न इन पाइथन। और यहाँ पे आपका बस ये कोलन आ जाएगा और उसके बाद आपके यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। तो मेन फंक्शन यहाँ भी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मेन हमें दर्शाना है तो दर्शा सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है इसको दिखाना। तो पाइथन अपना समझ आता है कि जो भी काम हो रहा है मेन के अंदर ही हो रहा है, राइट। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। आई होप मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, राइट। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब क्या लिखा है एग्जाम्पल आपने एम और एन के देखे, जो वेरिएबल जो नाम है, मोर वर्बोस के नाम भी आप अच्छे लग सकते हो कि भाई ये वेरिएबल किसका है, कि फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, आप कुछ इससे नाम भी दे सकते हो। एम और एन से शायद समझ में ना आए तो बेनिफिशियल होता है, ऐसा आप करेंगे, क्योंकि ये आपका जो पर्पस है वेरिएबल का बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा प्रोग्रामर अगर आपको बनना है, गुड प्रोग्रामर बनना है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी टेक्निक्स में आपको दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, बहुत काम आएगा आपके, राइट। और देखें यहाँ पर हमें दे रखा है नेम इक्वल्स टू अरुण, एज इक्वल्स टू 45, हैज़ W2, कुछ भी W2 की वैल्यू होगी और उसको मैंने कह दिया ट्रू। तो ये मेरा वेरिएबल क्या है? ये मेरा है स्ट्रिंग, राइट। ये मेरा क्या है? इंटीजर, राइट। और ये क्या है मेरा? ये है बूलियन। ये बूलियन वेरिएबल है भाई, एंड इनको मैं प्रिंट कर रहा हूँ कॉमा देकर। सिंपल, बहुत आसान है। तो अरुण 45 एंड ट्रू, बस सीधी सीधी वैल्यू आ गई। पर आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप वेरिएबल असाइन ऐसे कर सकते हो, जो अंडरस्कोर बीच में दे रहा हूँ मैं, अपर केस लेटर यहाँ दे दिया, लोअर केस पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो नंबर है डिजिट्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड में। ये बिल्कुल सही है। ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ही बिल्कुल सही है। तो पाइथन आइडेंटिफाई कर लेके है वेरिएबल का नाम है, लेकिन वो कहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता? वो यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। 1099 अंडरस्कोर, तो इससे क्या सिंटैक्स एरर दे दिया। पाइथन कहता है एरर, एरर, गड़बड़ी कर दी आपने। क्या गड़बड़ी कर दी? इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं आपको कह रहा था। तो ये तो बिल्कुल सही है, आर वैलिड है, लेकिन ये मेरा इनवैलिड है, वैलिड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना। ये आपके सी लैंग्वेज में भी काम आ रहा है आपका,
राइट। सी लैंग्वेज में तो आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन आप ट्राई करके देख लीजिएगा और बताइएगा कि भाई आप कर पाए नहीं कर पाए। राइट, तो इतना समझ में आपको आराम से आ गया होगा, है ना। तो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स भी होते हैं भाई, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो इसने अपने पास संभाल के रखे हैं कि ये मैं काम करूँगा, ये यूज़र वेरिएबल के नाम इस तरीके पे नहीं रख सकता। जैसे यूज़र क्या दे सकता, एक वेरिएबल का नाम फॉल्स नहीं दे सकता, डेफ नहीं दे सकता, क्लास नहीं दे सकता, फ्रॉम नहीं दे सकता, ग्लोबल नहीं दे सकता, इंपोर्ट नहीं दे सकता। ये वर्ड्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं, इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। और पाइथन 3.10.1 के अंदर देयर आर 35 कीवर्ड्स। इससे पहले जो आपके वर्जन्स थे अप टू 3.9 तक जो आपके कीवर्ड्स थे दे वर 33, तो 2 कीवर्ड और ऐड हुए आपके, राइट। तो इस तरीके से आप देखो, ये पूरा देखिए मैंने यहाँ पर दिखा के आपको दिखा दिया, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं, देयर आर 35 कीवर्ड्स प्रेजेंट हियर, राइट। और देखते हैं ये भी देखिए, मैंने क्या कर रहा हूँ, फॉर इक्वल टू 3 देने की कोशिश की है, तो उसने मुझे गलत बोल दिया कि भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, पाइथन ने मना कर दिया पूरी तरह, राइट। तो फॉल्स, नन एंड ट्रू, इस तरह से आप नन टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम के तौर पे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला इस लेक्चर का, जो हमने अभी तक बात की कि हमने पाइथन वेरिएबल्स की बात की है, फिर उनके ऑब्जेक्ट की रेफरेंसेस की बात की, आइडेंटिटी की बात की, पाइथन का जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, नेमिंग है, आइडेंटिफायर्स की कैसे की जाए। फिर अब आपकी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग आराम से होगी पाइथन के डेटा टाइप्स की, और आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स दैट रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज डेटा टाइप्स। सिंपल सी बात है। तो ये लेक्चर 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए, क्योंकि लेक्चर 1 ने आपको झलक दिखलाई पाइथन चीज़ क्या है, लेक्चर 2 ने बताया कि लिखा कैसे जाता है पाइथन को लिपि में, लेक्चर 3 बता रहा है वेरिएबल का नामकरण कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब मेरे ख्याल से हम यहाँ पर विराम दे देते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। धन्यवाद।